सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक इंतहाई हसास और अहम टॉपिक है जिस पर बात करने या कुछ पढ़ने का मटेरियल कम ही मिलता है। इसको हर शख्स के लिए समझना ज़रूरी भी है और मुश्किल भी, क्योंकि अमूमन ये रिलेशन प्यार, मोहब्बत, रहमदिली, दोस्ती और एतमाद से शुरू होता है और इसका इख्तिताम होता है तशद्दुद, बेइज्जती और कैदोबंद पर। पसंद की शादी, घर से भाग जाना, शादी के लिए मज़हब बदलना बज़ाहिर तो किसी भी लड़की की मर्ज़ी को ज़ाहिर करता है, मगर इन सब के पीछे एक घिनौनी साजिश होती है और उस साजिश का टूल होता है सेक्सुअल ग्रूमिंग। दिस इज़ समारा खानज़ादा एंड आई एम रिहैब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अपना रुपया, पैसा, पोस्ट, पोजीशन या किसी भी किस्म की पावर को इस्तेमाल करते हुए आम सी, गरीब सी या मजहबी अक़लियत की किसी भी लड़की को आहिस्ता आहिस्ता अपने प्यार के जाल में फंसाना सेक्सुअल ग्रूमिंग कहलाता है और जिसका मकसद होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सवाल ये पैदा होता है कि इस मकसद के लिए हमेशा गरीब और मजहबी अक़लियत की ऐसी ही लड़कियों को क्यों चुना जाता है जो पहले से नफसियाती या जज्बाती दबाव का शिकार हों और किसी न किसी सहारे या हमदर्द की राह देख रही हों। शायद ऐसी लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, वरगलाना या प्रेशराइज़ करना ज़्यादा आसान होता है। बाद में ये लड़कियां अपने ऊपर होने वाली जिस्मानी, ज़हनी, जिनसी तशद्दुद, इज्तमाई आबरूरेज़ी, जिस्म फरोशी और घर के काम काज के लिए वक्फ कर देने पर ना तो आवाज़ उठाती हैं, ना ही इनमें इतनी जुर्रत होती है, क्योंकि ये अपने ही ख़ानदान से रिजेक्ट हो जाती हैं, जिसके बाद इन लोगों के पास वाहिद रास्ता या तो ख़ुदकशी करना या इसी किस्म की ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना रह जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अपने बच्चों को और बच्चियों को एतमाद दें, उनका साथ दें और दूसरे लोगों को उनकी कमज़ोरियों से खेलने का मौका ना दें। मैं अपनी रिसर्च की फाइंडिंग बग़ैर नाम, जगह या किसी भी किस्म की शनाख्त बताए बग़ैर आपके साथ शेयर करूँगी। इस डेटा के मुताबिक इन तमाम लड़कियों में ये जज्बाती और नफसियाती अलामात मौजूद थीं। 80% लड़कियाँ लो सेल्फ़ इस्टीम का शिकार थीं। 90% लड़कियों में लव एंड अफेक्शन की स्ट्रॉन्ग नीड थी, यानी इन्हें तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत थी। 70% लड़कियों की अपने वालिदैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते थे। इन तमाम लड़कियों में 90% अनहेल्दी ईगो डिफेंसेस यूज़ कर रही थी, जिसमें 40% वेगनेस, 40% फैंटेसी और 20% प्रोजेक्शन का अनहेल्दी ईगो डिफेंसेस वाज़े तौर पे देखा जा सकता था। वेगनेस का मतलब है कि हकीकत को तोड़ मोड़ कर बयान किया जाता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि लगता था कि वो प्यार करता है मगर नहीं करता था। कभी कहती थी कि वो बाद में बदल गया, पहले अच्छा था। इसी तरह से फैंटेसी में अपने ही ख्वाब ख्यालों में एक दुनिया बनाकर रहना शुरू कर देती हैं और उनका कहना होता है कि हमें नज़र लग गई थी, उस पर किसी ने जादू कर दिया था, यानी ख़ुद को खुशफहमी में मुब्तला रख कर मुतमईन महसूस करती हैं। प्रोजेक्शन में सारा इल्ज़ाम सामने वाले पर लगा दिया जाता है कि ज़बरदस्ती, डरा कर, धमका कर, मुझे पिस्टल दिखाकर या नशावर कोई चीज़ पिलाकर मुझे ज़बरदस्ती ले गया था, मेरा कोई कसूर नहीं था। इन सेक्सुअल प्रेडेटर यानी जिनसी शिकारियों के करैक्टरिस्टिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। देखने में ये बहुत चार्मिंग होते हैं और अमूमन अच्छे ओहदों पे भी फाइज होते हैं, लेकिन इन लोगों में कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर ज़रूर मौजूद होता है। या तो ये साइकोपैथ होते हैं या एंटी सोशल पर्सनालिटी या फिर बॉर्डर लाइन। आम जिंदगी में भी ये बेहिस, सेल्फिश और कहीं ना कहीं एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं। दूसरों को तकलीफ़ दे के खुश होते हैं और गैर अखलाकी हरकत में मुलविस होते हैं। रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ना, नशा करना और ख़तरनाक हद तक किसी भी क्राइम में मुलविस हो जाना इनका मामूल होता है, मगर ये इन सब चीज़ों को बआसानी छुपा लेते हैं और अपने विटी एंड चार्मिंग पर्सनालिटी से मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, ख़ुद को पावरफुल और अथॉरिटियन ज़ाहिर करते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं।
وہ لڑکیاں جن کا ایکسپوجر کم ہوتا ہے یا فیملی سے ریجیکٹ ہوتی ہیں بآسانی ان کی جال میں پھنس جاتی ہیں۔ محض غربت نفسیاتی امراض کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ڈیٹا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جب گھر میں لڑکیوں کو کمتر اور غیر اہم سمجھا جاتا ہے اور اپنے ہی گھر کے ماحول میں انہیں سیکیورٹی اور سکون نہیں ملتا تو باہر سے ملنے والی ذرا سی توجہ بھی ان کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگتی ہے۔ پیار کی محرومی انہیں غلط ہاتھوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ 70% کانفلکٹ ود مدر یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو لڑکیاں اپنی والداؤں کے ساتھ کھل کے شیئرنگ نہیں کر پاتی یا خوفزدہ رہتی ہیں تو بجائے گائیڈ لائن لینے کے وہ اپنے راز کو چھپانے لگتی ہیں اور پھر بعد میں ہونے والے ناقابل یقین واقعات پر خود ہی شرمندہ ہوتی ہیں اور اس طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ان لڑکیوں میں سے کوئی واپس لوٹنے پر کامیاب بھی ہو جائے تو اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانے، اسے قبول کرنے کے بجائے اسے پڑھائی سے ہٹا دیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے تانوں سے شرمندہ ہوا جاتا ہے اور گھر میں اس لڑکی کی حیثیت کو مزید گرا دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں موجود غلط نارمز اور سوچوں کو کیسے تبدیل کیا جائے اور کس طرح سے اپنی ویلیوز کو پرکھا جائے۔ بنیادی طور پر اگر عورت اکنامکلی امپاور ہو تو وہ اس اسٹگما سے لڑ سکتی ہے، لہٰذا لڑکیوں کی ایجوکیشن اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ خاصا اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔